हेलो उनका स्वागत है अपने चैनल स्टोरी पे। आज हम फिर से सब्जेक्ट में साइंस की बात करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर में हमने सबसे पहले अम्ल और क्षार की सामान्य बेस रूप पढ़ा था कि भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग सूचक के बारे में पढ़ा था। सूचक के बाद में हमने लिटमस पत्र के बारे में पढ़ा था। ये चीज हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब आज वाले में हम क्या करेंगे, आज वाले में हम अम्ल व क्षार के भौतिक गुण पढ़ेंगे। अम्ल व क्षार की क्या पढ़ेंगे, नहीं सॉरी, रासायनिक गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म आज का टॉपिक हम यही पढ़ेंगे, जिसमें आज हम संक्रिया यानी अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो अम्ल व क्षार की क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। अब क्या है कि चाहे अम्ल को आप या चाहे क्षार है, दोनों में से किसी को पहला गुणधर्म पढ़ेंगे धातुओं के साथ में। किसके में, धातुओं के साथ में। इसका पहला भौतिक गुणधर्म किसके साथ में, धातुओं के साथ। धातुओं के साथ क्रिया, पहला है धातुओं के साथ क्रिया। पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, धातुओं के साथ क्रिया। यदि किसी अम्ल व क्षार की क्रिया धातु के साथ में करवाई जाती है, क्या होता है कि लवण लवण का निर्माण होता है। साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक सामान्य उदाहरण दिया था, जिसमें हमने क्या किया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर क्या है कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ था। साथ में किसका निर्माण होगा, लवण का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, किसी भी धातु की क्रिया जब अम्ल और क्षार के साथ में करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस का होता है। ऐसे क्वेश्चन सामान्य तो पेपर में पूछे जाते हैं कि बताइए कि अम्ल की क्रिया जब धातु के साथ में करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। ये एक मतलब बहुविकल्प क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इस पार्ट से। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग के माध्यम से आपको क्या है कि पेपर में ऐसा चित्र भी या इसका डायग्राम पूछा जाता है। तो प्रयोग करते हैं। प्रयोग में क्या है कि एक चित्र बनाना है। आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है, जिसमें आपको सर्वप्रथम यहाँ पर एक स्टैंड मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्टैंड देना है। स्टैंड लेने के बाद में यहाँ पर उस स्टैंड को परख नली, परख नली होती है एक, परख नली को यहाँ पर स्टैंड पर, ठीक है, ये हमने परख नली ली है। ठीक है, क्या करते हैं, ये स्टैंड है, स्टैंड को, स्टैंड पर किसको रखते हैं, एक पर्सनली को। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें डालते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का हम क्या डालते हैं, विलीन है। ये किसका विलीन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, H2SO4 बोलते हैं। H2SO4 का हम क्या डालते हैं, इसमें विलीन डालते हैं। और इस विलीन के अंदर मैं क्या डालता हूँ, जिंक के टुकड़े। क्या डालता हूँ, जिंक के टुकड़े डालता हूँ। क्या डालता हूँ, जिंक के टुकड़े टुकड़े। तो जिंक के ये अंदर क्या है, टुकड़े। ठीक है, जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर मैं क्या डालता हूँ, सल्फ्यूरिक अम्ल के विलीन में जैसे मैं जिंक के टुकड़े डालूंगा, तो मैं एक इधर देखूँ, एक प्रवाह नली लेते हैं। इस प्रवाह नली की सहायता से हम क्या है कि उस हाइड्रोजन जो गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, उसका क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं। क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं। यहाँ पर एक मैं टब लेता हूँ। क्या लेता हूँ, बड़ा सारा क्या लेता हूँ, एक टब लेता हूँ। क्या लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक क्या लिया है, टब लिया है, जिसमें साबुन का पानी, इसके अंदर क्या है, साबुन का पानी है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, साबुन का पानी है, साबुन का जल। साबुन का जल या पानी, आप ये कोई भी लिख सकते हो, साबुन का जल। जैसे मैं इस पूरा नली की को इसके साबुन के वाले टब के अंदर लेकर जाऊंगा, लेकर गया, तो ये कौन सी नली है, प्रवाह नली है। कौन सी नली है, प्रवाह नली। जैसे मैं इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में
जिंक के टुकड़े डालता हूँ, डाल दिए, इससे क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस की गैस निकलेगी। कौन निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बस किस में जाएगी, किसके रूप में जाएगी, साबुन वाले जल में जाएगी। जैसे ही यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर बुलबुले उपड़ेंगे, बुलबुले जानते हैं ना, बुलबुले निकलेंगे, और ये बुलबुले फिर ऊपर जाएंगे, कैसे जाएंगे, ऊपर जाने लगेंगे, और जाने वाले ये बुलबुले किस गैस के होंगे, हाइड्रोजन गैस के होंगे। किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के। फिर क्या करते हैं कि इस बुलबुलों की जांच करने में, ये बुलबुले जो जाएंगे ऊपर, ये क्या पता चलता है कि कौन सी गैस है। तो इस गैस का निरीक्षण करने के लिए हम इनके पास में एक मोमबत्ती लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, मोमबत्ती लेकर आते हैं। एक जल्दी हुई हम क्या लेकर आते हैं, मोमबत्ती। मोमबत्ती से जैसे ये बुलबुले टकराएंगे तो कैसी ध्वनि निकलेगी, फटफट की ध्वनि निकलेगी। कैसी ध्वनि निकलेगी, ये तो हो गई मोमबत्ती। जलती हुई जैसे मोमबत्ती इसके पास में लाएंगे तो इस गैस की जो ध्वनि होगी वो कैसी होगी, यानी हाइड्रोजन गैस होगी। इसकी ध्वनि कैसी होगी, हाइड्रोजन गैस की ध्वनि कैसी होती है, फटफट की होती है। कैसी होती है, फटफट की होती है। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है कि जैसे ही जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उस हाइड्रोजन गैस के पास में अगर हम मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो उस हाइड्रोजन गैस की ध्वनि कैसी होती है, फटफट की होती है। कैसी निकलती है, फटफट की। ये पेपर में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है कि हाइड्रोजन गैस की ध्वनि कैसी होती है, फटफट की होती है। अब आपको इसका आधार क्या हुआ, इसको आपको, ये मैंने क्या है डायग्राम बनाया, इसको आपको समझने के लिए बनाया। क्या बनाया, समझने के लिए। अब समझने के लिए क्या आपको दिया जाए कि पेपर में सर अगर ये क्यों है तो हम कैसे करेंगे। पेपर में आपको ऐसा पूछा जाएगा क्या, या तो बताइए अम्ल के साथ धातुओं की एक चित्र के माध्यम से अभिक्रिया है बताइए, या चित्र के माध्यम से कोई धातुओं की अभिक्रिया समझाई, या एक प्रयोग करके बताइए कि हाइड्रोजन गैस किस प्रकार निकलती है। तो ये किसका है, हाइड्रोजन गैस का जांचने का क्या है, प्रयोग है। किसका, हाइड्रोजन गैस का। ये हाइड्रोजन गैस के, हाइड्रोजन गैस के जांच का एक प्रयोग है। गैस के जांच करने का क्या है, जांच करने का एक प्रयोग है। क्या है, जांच करने का एक प्रयोग है, जिसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि अम्ल जैसे ही धातु के साथ में क्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलती है, और उस गैस की ध्वनि कैसी होती है, वो सब क्या है इस चित्र के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, तो अब देखो आपको इस चित्र के माध्यम से ये तो पता चल गया है कि कौन सी गैस निकल रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, धातुओं से जब जब भी क्रिया करेंगे कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस की ध्वनि कैसी होगी, फटफट की ध्वनि होती है। ठीक है, ये बात आपने जान ली किसके माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी अभिक्रिया लिखते हैं, इसकी इस चित्र की जो भी डायग्राम की अभिक्रिया वो लिखते हैं। तो पहली बात आपको मैं क्या है कि खास तौर से भाषा पर ध्यान नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें से आपको भाषा नहीं पूछी जाती है, आपको इसमें से सीधी समीकरण पूछी जाती है, और समीकरण के माध्यम से आपको बताना पड़ता है, या डायग्राम पूछा जाता है। डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखा है। दूसरी बात है कि मैंने अब आपके सामने मैं इसकी अभिक्रिया लिख रहा हूं, तो आप क्या करोगे, अम्ल की जैसी मैं अभिक्रिया किसके साथ में करवाता हूँ, धातु के साथ में। अम्ल की अभिक्रिया जैसी धातु के साथ में होती है तो क्या बनता है बताओ। अभी आपके सामने क्या बनेगा, एक तो लवण बनेगा। क्या बनेगा, एक तो लवण बनता है, साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपको पहली बात मैंने हिंदी हिंदी भाषा के माध्यम से बताया कि अम्ल और धातु जैसी क्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस चित्र के माध्यम से देखो, अम्ल तो हो गया, तनु सल्फ्यूरिक क्या हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, इसके बाद में धातु क्या होगी, Zn क्या होगी, ये धातु होगी। Zn क्या होगी, धातु होगी। जब इन दोनों की मैं क्रिया कराऊंगा तो किसका निर्माण होगा, ZnSO4, साथ में क्या हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी, निकलेगी। साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकलेगी। तो ये ध्यान रखना। ये तो हो गया देखो अम्ल, क्या हो गई धातु। ये लवण हो गया, लवण को हम क्या लिखते हैं, एक से। ठीक है, तो ये इस डायग्राम को जो आपके सामने डायग्राम दे रखा है, इसकी समीकरण क्या है, ये H2SO4 प्लस ZnSO4 H2। ये अभिक्रिया हमने शायद प्रथम पाठ में आपको मैंने पढ़ाई थी, यानी प्रथम लेसन हमने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था नहीं, कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक की अभिक्रिया की थी। तो हमें इसका जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है, देखो लवण और हाइड्रोजन गैस मिला है, लवण और हाइड्रोजन गैस। यही बात किस में होती है, यही होती है क्षार में। क्षार में भी क्या मिलता है, लवण और क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, तो आगे देखो हम इसकी
दूसरी अभिक्रिया आगे और पढ़ते हैं। देखो अगला देखो क्षार के साथ पढ़ते हैं। तो क्षार मान लो, क्षार कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैं धातु जिंक धातु से क्रिया करवाऊं तो क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? Na2। क्या बनेगा? Na2। आगे सोडियम जिंकेट यानी ZnO2 प्लस में क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। अब आपको अभिक्रिया संतुलित करनी है तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या कर दो? 2 कर दो। तो ये तो क्या हो गया? धातु हो गया ये जिंकेट, यानी इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। जो एक लवण है सोडियम जिंकेट बोलते हैं, ठीक है, जो एक प्रकार का क्या है? लवण है, ठीक है। अब देखो जैसे क्षार की क्रिया किसके साथ होती है? धातु के साथ में। तो सोडियम मतलब लवण और किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन गैस का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। आगे हम इसकी दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, वो किसके साथ में पढ़ेंगे? धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ में अम्ल की क्रिया पढ़ेंगे, क्या क्या निर्माण होता है उसमें, ठीक है। अगले में ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना जैसे भी क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ में होती है तो सेम ही बनता है लवण और हाइड्रोजन। अगला देखो इसका दूसरा पॉइंट किसके साथ में पढ़ेंगे? धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट वह धातु हाइड्रोकार्बोनेट। धातु हाइड्रोकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एक होता है, ठीक है नहीं। धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ क्रिया, कार्बोनेट के साथ क्रिया किसकी? अम्ल की पढ़ेंगे। पहले किसकी पढ़ेंगे? अम्ल की पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? अम्ल की पढ़ेंगे। इसमें भी हम एक प्रयोग के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ में करते हैं तो क्या बनता है क्या नहीं बनता है, ठीक है नहीं। बनेगा तो वही बनेगा, लवण बनेगा और कौन क्या बनेगा? गैस निकलेगी। लेकिन इसमें अलग गैस निकलेगी। धातु जब सिर्फ धातु के साथ क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे कार्बोनेट नाम आता है तो कार्बोनेट किसको साथ में लेकर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर आता है, ध्यान रखना। तो मैं क्या करता हूँ, देखना एक डायग्राम बनाते हैं। तो मेरे पास में ये क्या स्टैंड है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पर्क नल ले ली है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कोर्क लगाया है, क्या लगाया है? कोर्क लगा रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लगाया? कोर्क। कोर्क में एक अंदर इधर कीप डाल रखी है, और इधर मैंने एक पर्क नली और दे रखी है। इधर मैंने एक पर्क नली क्या है और ले रखी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम क्या करते हैं, ये क्या है कि डालते हैं, किसका डालते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या डालते हैं इसमें? विलियन डाल दिया, मैंने डाल दिया। ये किसका विलियन है? तन्नु हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, ठीक है। फिर मैंने इसमें क्या डाला है कि सोडियम कार्बोनेट के क्या डाल दिए? सोडियम कार्बोनेट के मैंने क्या डाला है? दाने। सोडियम कार्बोनेट क्या डाले हैं मैंने इसमें? दाने डाले हैं। क्या डाले हैं? दाने लगाए, ठीक है। ये एक प्रकार की कीप लगा रखी है मैंने, ठीक है। ये स्टैंड हो गया, ठीक है। अब क्या है, जैसे मैंने दाना डाला है तो इसमें एक साथ में एक गैस निकलेगी, जिस गैस का नाम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो इसमें घुली हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें क्या है? घुली हुई है। इस विलियन में क्या है? घुली हुई है, ठीक है।
लेकिन जो इस नली की सहायता से मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप ए है, तो इस नली की सहायता से जो जा रहा है वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो आने वाला है इस प्रवाह नली में, उस प्रवाह नली में आने वाला विलीन कौन सा होगा? वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। वो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, या इसको हिंदी में नाम लिखिए तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम क्या होता है? हाइड्रोक्साइड निकलता है। तो ये जांच करने पर पता चला कि जैसे ही हम अनसल्फ्यूरिक अम्ल में सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो हमारे पास में क्या निकलेगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ में हमारे पास में क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो एक तो लवण होगा, साथ में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। ये मैंने आपको पहले पाठ में पढ़ाया था, जब किसी भी धातु कार्बोनेट यानी कार्बोनेट सबसे जिसके लास्ट में जुड़ चुका है उसकी किसी के साथ में अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें 100% कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो हम इसकी क्या लिखते हैं? अभिक्रिया लिखते हैं। देखो तो इस हिसाब से ये इसका क्या एक डायग्राम है। अब इस डायग्राम की हम क्या लिखते हैं? अभिक्रिया लिखते हैं, ठीक है। अभिक्रिया लिखेंगे तो देखना, अभिक्रिया में इसमें दो पार्ट, दो प्रश्नली थी। प्रश्नली एक की बात करें, या उससे पहले मैं ये बात बताता हूँ, हिंदी में लिखते हैं कि किसी भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट, एक बार, ठीक है, धातु हाइड्रो कार्बोनेट, ठीक है। इन दोनों की जब क्रिया किससे करवाते हैं? अम्ल से करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें होगा लवण। क्या प्राप्त होगा? लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ध्यान रखना ये तीन चीज हमें प्राप्त होगी। कौन कौन से? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट को अम्ल के साथ में क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, ठीक है। इसमें आपको कोई भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं कि हमने सर्वप्रथम वो लिया है वो करना, वैसे कुछ नहीं करना, आपको सीधा ऐसे याद रखना है, ठीक है। जैसे उस मान लो जो पीछे डायग्राम दे रखा था उसमें मैंने परख नली ए थी, ए में मैंने लिया था सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है? ठोस है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ में कराई थी? HCl अम्ल के साथ में करवाई थी। किसके साथ में करवाई थी? HCl अम्ल। अम्ल क्या है? का विलयन था तो एक क्यों बन गया? तो मेरे को क्या प्राप्त हुआ? मेरे को 2NaCl यानी नमक प्राप्त हुआ, ये जो लवण है। साथ में मेरे को क्या प्राप्त हुआ? जल। साथ में मेरे को क्या प्राप्त हुई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड है गैस। अब देखो ये अभिक्रिया संतुलित है क्या? आप ये मेरे को बताओ, क्योंकि पहले चैप्टर में हमने अभिक्रिया संतुलित करना पढ़ा था। इधर देखो सोडियम 2 है तो इधर भी सोडियम 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, तो मेरे को यहाँ पर क्लोरीन 2 बनाना है तो मैं क्या करूंगा? 2 से गुणा करूंगा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन उधर कितने हैं? 3, तो इधर भी कितने हैं? 3, 1 2 3 हो गई। कार्बन इधर 1 है तो इधर भी 1 है, ठीक है। बाकी अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। क्या हो गई? संतुलित हो गई, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया? ये तो अभिक्रिया किसके साथ में हो गई? सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ में हो गई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में करवाई है। जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में करवाई, क्या प्राप्त हुआ है? लवण प्राप्त, लवण के रूप में क्या है? सोडियम क्लोराइड प्राप्त है, और साथ में जल प्राप्त है, साथ में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है, ठीक है। अगर मैं प्रश्नली बी की बात करूं, यानी दो प्रश्न आते हैं, अगर मैं प्रश्नली बी की बात करूं तो बी में क्या है कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की क्रिया अगर मैं अम्ल के साथ में कराऊं तो क्या प्राप्त होगा? HCl अम्ल के साथ में करूं, ये तो ठोस हो गया, ये क्यों हो गया। इसके साथ में कराऊंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? मेरे को प्राप्त होगा वही NaCl नमक प्राप्त होगा, साथ में क्या होगा? जल प्राप्त होगा, साथ में क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, साथ में बस इतना ही होगा।
तो ये हो गया गैस, इधर गैस लिख देना, ये एक्यूम हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, अब चेक करो कि विक्रिया संतुलित है क्या। सोडियम एक, सोडियम एक, हाइड्रोजन एक, तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 है, ठीक है। आगे देखो HCl एक, HCl एक, हाइड्रोजन एक है, तो मुझे संतुलित करना, मैं यहाँ पर किससे गुणा कराऊंगा, 2 से गुणा कराऊंगा। तो इधर मैं अगर सोडियम को 2 चाहता हूँ तो इधर भी सोडियम कितने होने चाहिए, 2, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन ने यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 1 3 हो गया, तो मैं क्या कराऊंगा, इधर भी 2 से गुणा कराऊंगा, इधर भी किससे गुणा कराऊंगा, 2 से। तो ये विक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो इस हिसाब से आपने इस प्रयोग के माध्यम से पढ़ा है कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट की विक्रिया अम्ल के साथ में करवाते हैं तो लवण प्राप्त होगा, साथ में जल प्राप्त होता है, साथ में क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखना, धातु के साथ, मात्र धातु के साथ में क्रिया करवाएंगे क्या प्राप्त होगा, ओनली फॉर लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ध्यान रखना, जो हमने पीछे पढ़ा है एक डायग्राम के माध्यम से, इसमें भी हमने एक डायग्राम बनाकर देखा था। अब देखो इसमें इसका ये रूप है, यदि हम यहाँ पर प्राप्त हुआ था, कैसा हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हुआ था। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो यदि मैं, यह विक्रिया हमने लेसन फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराता हूं। क्या कराता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विक्रिया इसके साथ में करवाऊंगा। तो क्या बनेगा, ये मैंने आपको पहले बार में पढ़ा रखा है, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा सोडियम, क्या कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, किसका निर्माण होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। ये आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। तो अगर ये उस प्रयोग की विक्रिया ध्यान रखना, यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं विक्रिया, इधर देखो इसके ये फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, इनकी दोनों की अगर हम विक्रिया कराते हैं क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, जो क्या बनेगा, ठोस बनेगा। क्या बनेगा, ठोस बनता है, ठीक है। साथ में क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा, जल, ठीक है। अब आपको क्या है कि यहाँ पर जल भी लिख देना साथ में, ठीक है। यह विक्रिया आपको कब पूछी जाती है कि विपरीत, यह विक्रिया क्या होती है, अपोजिट साइड में होती है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए तो अगर उसमें वापस अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दिया जाए तो हमें प्राप्त होने वाला जो होगा लवण, वो कैसा होगा, लवण गैस, सॉरी, क्या प्राप्त होगा, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, साथ में क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, ठीक है। यदि अत्यधिक मात्रा में करेंगे तो यहाँ पर जो देखो ये प्राप्त हुआ, चलो एक विक्रिया मेरे को और याद आ गई, जो ये हमें प्राप्त हुआ, ये श्वेत अवक्षेपण है। क्या है, श्वेत अवक्षेपण है। श्वेत अवक्षेपण की विक्रिया में हमने पहले कहीं पढ़ी है, अवक्षेपण विक्रिया पहले कहीं पढ़ी है, जिसमें क्या होता है, एक अवक्षेपण का निर्माण होता है, जो जल में क्या होता है, एविली होता है। इसकी विक्रिया हमने प्रथम लेसन में पढ़ी थी, तो उसके आधार पर वो उसका उदाहरण भी हो गया कि ये श्वेत अवक्षेपण प्राप्त हो रहा है, जो जलीय में क्या होगा, जल में क्या होगा, एविली होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण विक्रिया बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का किस विक्रिया का उदाहरण हो गया, अवक्षेपण विक्रिया का उदाहरण हो गया। तो आप ध्यान रखना कि यदि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोकार्बोनेट की या किसके साथ में आप अम्ल के साथ में करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, वो निर्माण होता है, किसका होता है, किसका होता है, लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड का। यदि मैं कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करता हूं तो मेरे को क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यदि ये विक्रिया का चरण एक तरफ और बढ़ा दिया जाए, मान लो आपको ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, इससे अगली वाली जो ये स्टेप नहीं पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी मैं करवाता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट है, मान लो CO3 में यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रवाहित करवा दूं तो क्या होगा, क्या बनेगा, तो क्या बनेगा आप बताओ। यदि जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, इधर देखना, जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है चलो कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रवाहित करवा दूं मेरे को क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट प्राप्त होगा। क्या होगा, कैल्शियम क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट प्राप्त होगा। कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट मेरे को क्या प्राप्त होगा, ये चीज मेरे को क्या होगी, प्राप्त होगी। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट और जल के विक्रिया किसके साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें प्रवाहित करवाई जाए अत्यधिक मात्रा में, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट
प्राप्त होगा। अगली क्रिया है कि अगर अब तीसरा ऐसा गुण पढ़ेंगे, अम्ल और क्षार को एक साथ में क्रिया करवाया जाए तो क्या बनेगा। अगला तीसरा पॉइंट ये पढ़ेंगे। अगला देखो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया, परस्पर क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो परस्पर जो क्रिया कराएंगे तो जो भी चीज का निर्माण होता है वो किसका होगा, लवण और जल का होता है, ठीक है। लेकिन जो अभिक्रिया ये बनेगी वो अभिक्रिया होती है उदासीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीन। तो इसका हम दूसरा पार्ट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रिया करवाना या उदासीन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आप इन दोनों पॉइंटों को एक साथ में याद रखो क्योंकि दोनों का अर्थ सेम होता है। जब अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, या उदासीन अभिक्रिया में क्या होता है, एक ही बात होती है। तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, थोड़ा इधर देखो क्या लिखते हैं। जब किसी अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करे, लवण व जल का निर्माण करते हैं, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसका निर्माण हो, जिसमें अम्ल व क्षार के माध्यम से या क्रिया से, माध्यम से लवण व जल बनता है या निर्माण होता है, ठीक है। जैसे लिखते हैं कि अम्ल प्लस क्षार है, अगर इन दोनों की हम अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक तो लवण प्राप्त होगा, एक क्या होगा, जल प्राप्त होगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जिसका पीएच वैल्यू पढ़ेंगे आगे कितना होता है, 7 होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो अम्ल कौन सा लेते हैं, HCl लेते हैं, मान लेते हैं HCl है। आगे मैंने ले लिया सोडियम, क्षार देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इन दोनों की अगर मैं क्रिया करूंगा तो क्या बनेगा, NaCl, लवण बन गया, साथ में किसका निर्माण होगा, जल का। देख लो अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। हाइड्रोजन एक 2 हो गए, 2 इधर है, ऑक्सीजन एक उधर है, एक उधर है, HCl एक इधर है, सोडियम एक इधर है, उधर भी एक है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया किसकी हो गई, ये हो गई, ये तो हो गया अम्ल, ये हो गया क्षार। दोनों की अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, साथ में क्या बनेगा, जल, ठीक है। हाँ ये क्या, एक क्यों अम्ल किया है, एक में, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो गई। ये किसकी अभिक्रिया है, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। याद रखना अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण, और साथ में किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। एक अभिक्रिया आप और लिख लो, कोई भी एक अभिक्रिया और लिखो। जैसे मैंने लिखा कि HCl की अभिक्रिया आप किसके साथ में करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवा सकते हो। तो क्या बनेगा, करके बताओ मेरे को, ये अभिक्रिया आप करके बताओगे क्या क्या होगा इसका, ठीक है। ये अभिक्रिया आपके लिए होमवर्क के रूप में, ठीक है। तो हमने इसमें क्या है कि अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म पढ़े, जिसमें पहले हम किसके बारे में पढ़े, धातुओं के बारे में, धातु कार्बोनेट के बारे में, धातु हाइड्रोकार्बोनेट के बारे में, फिर हमने अम्ल और क्षार की क्रिया पढ़ी है, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना करेंगे। अगले वीडियो में हम क्या है कि इसका चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।